हेलो साथियों, ट्रैवलिंग अलाउंस रूल हम शुरू करने वाले हैं। और एम्स सीआरई एग्ज़ाम बहुत ही पास है और इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस से हम 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होने वाला है ये। और मैराथन वीडियो ये होने वाली है। एक ही वीडियो में हम कोशिश करते हैं 40-45 मिनट में हम पूरा ट्रैवलिंग अलाउंस रूल कवर कर लेंगे। और लेट्स सी। हाँ, देखते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस अपने आप में स्कोप क्या है इसका, क्यों चाहिए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ऑफ कोर्स नाम से साफ है, ट्रैवल करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रैवल क्यों करता है? एक तो सबसे पहले मान लो उसने ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। मान लो ट्रेनिंग के लिए कहीं जाना हो, ये हो सकता है ना। और मान लो उसका किसी और पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, है ना। ट्रांसफ़र्स होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, ठीक है। और इसमें भी परमानेंट ट्रांसफ़र भी होता है और टेम्परेरी ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है। और फिर कोई पर्सन रिटायर हो गया हो, रिटायरमेंट पे भी गवर्नमेंट स्पेशल प्रिविलेज देती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, है ना। ट्रेनिंग के साथ साथ एक चीज़ टूर भी हो सकती है ना। टूर पे भी जाना पड़ता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। टूर को हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ना। ऑफिशियल काम हो कोई तो कहीं जाना पड़ गया तो टूर हो गया वो। ये सब चीज़ें हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो भी देखते हैं। सबसे पहले बात आती है पे की। पे का मतलब यहाँ पे है बेसिक पे, है ना। ये जो पे है ना, बेसिक पे, इसी के बेसिस पे ही जो टीएडीए की एंटाइटलमेंट है वो डिसाइड होगी। मतलब कि एंटाइटलमेंट कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे लेवल 14 एंड अबोव की एंटाइटलमेंट्स ये है। होटल 7500 से ऊपर वाला हो, टैक्सी वगैरह भी ये ले सकते हैं, फूड बिल्स भी ले सकते हैं 1200 पर डे। मतलब अलग अलग लेवल के हिसाब से पे लेवल इन पे मैट्रिक्स, इसके बेसिस पे एंटाइटलमेंट डिसाइड होती है, ठीक है। ऊपर इतना ही था, इसमें और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। और ये जो है ना एनपीए जो होता है ना, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और मिलिट्री सर्विस पे या कोई और स्पेशल पे, ये सब पे की डेफिनेशन में नहीं आएगी, है ना। हम देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। एंटाइटलमेंट्स देखते हैं। डेली अलाउंस, हम डेली अलाउंस देखते हैं क्या होता है। देखो, डेली अलाउंस जो है ना, ये एक सबसेट है ट्रैवलिंग अलाउंस का, यानी टीए का। टीए के अंदर ही एक चीज़ आती है डेली अलाउंस, और टीए का ही एक पार्ट है फेयर। फेयर बाय लेट्स से ट्रेन, बस, और बाय कोई जहाज, ठीक है। ये बड़ी टर्म होगी। और इसी के अंदर ही आ जाता है माइलेज अलाउंस। यानी आप ऑटो वगैरह से ट्रैवल करते हो, वो उससे हो जाता है माइलेज, यानी वो पर माइल के हिसाब से तो माइलेज। फेयर हो गया, आप जैसे यहाँ से दिल्ली से चेन्नई जाना है लेट से, तो आप पहले ट्रेन से जाओगे, ठीक है। तो ट्रेन, बस या जहाज़ से जाओगे, है ना। तो वो हो गया फेयर का पार्ट, है ना। ये 3 चीज़ें होती है, एक तो माइलेज, एक डेली अलाउंस और फेयर। फेयर और माइलेज अलाउंस, ये जो माइलेज है ये तो क्लियर है आपको, है ना। देखो, फेयर लेके हम लेट से जहाँ ट्रेन लेके हम चेन्नई पहुँच गए, ये तो फेयर में आ गया, ठीक है। वहाँ हमने अपनी जगह जहाँ जाना था वहाँ पे ऑटो लिया, तो उसका माइलेज अलाउंस, जो माइलेज है उसके थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब डेली अलाउंस, अब वहाँ जाके हम रहेंगे तो डेली अलाउंस में आ जाएगा हमारा, नीचे चलते हैं, होटल, हम रुकेंगे कहीं, ठीक है। और टैक्सी वगैरह के चार्जेस वो भी इसी में ही आ जाते हैं, है ना। और खाना, बेसिकली खाना, रहना और लोकल ट्रैवल,
ये 3 चीज़ें आ जाती है इसमें डेली अलाउंस में, ठीक है। और ये जो डीए है ना, ये ट्रैवलिंग अलाउंस का ही पार्ट है एक तरह से। सेपरेट ट्रीट करना चाहो सेपरेट भी कर सकते हो, बट मोटा मोटी ये चीज़ें होती हैं, है ना। सो इसको फिर से अच्छे से समझ लेते हैं एक बार के लिए। मान लो ये दिल्ली है, यहाँ से कोई बंदा ट्रेन लेके जाता है चेन्नई, राइट। तो ये जो ट्रेन से जाना हो गया एक, तो ये तो आ गया फेयर में, ठीक है। चेन्नई पहुंच के ये ऑटो से ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ जाके ये होटल लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये खाना खाता है, फूड, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई, डेली अलाउंस का पार्ट हो गई। ये ट्रेन से या हवाई जहाज़ से या जहाज़ कोई जो एरोप्लेन होती है उससे ट्रैवल करके गया है, तो ये हो जाएगा टीए का पार्ट, ठीक है। और ये हो गया डीए का पार्ट, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसी में कन्फ्यूजन होती है लोगों को। फाइन। सो डेली अलाउंस की एंटाइटलमेंट्स आप देख सकते हैं एक बार। इसमें मैं याद तो क्या ही करवाऊँ, इसमें आप इसको इस ये जो एंटाइटलमेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और याद रख सकते हैं बेसिकली। सो मोटा मोटी इसमें होटल है, एसी टैक्सी, टैक्सी अलग अलग एंटाइटलमेंट है, किसी को एसी मिलता है किसी को नहीं मिलता, ठीक है। और फूड बिल्स, ये अलग अलग एंटाइटलमेंट दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले आप इसको बार बार देख सकते हैं। सो ऊपर 14 एंड अबो का दिया हुआ था, यहाँ 5 एंड बिलो। 6 से 8 का ये एंटाइटलमेंट है, 9 से 11 का ये एंटाइटलमेंट है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। चलो आपको मैं एक ट्रिक बता ही देता हूँ। यहाँ पे 5 एंड बिलो दिया हुआ है ना, 5 से आप याद रखो 500 से नीचे होगा, होटल का 450 पर डे मिलेगा। 6 से 8 है तो 8 से 800 से थोड़ा नीचे होगा, यानी 750 पर डे मिलेगा होटल का, ठीक है। अब बात आती है 9 से 11 की। तो 11 में ध्यान रखना है, 11 का डबल कर दो 22, सो 2250 पर डे। और 11 ही क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 9 से 11 में ग्रुप ए के अधिकारी शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत सीनियर लोग होते हैं, तो इसके लिए कम से कम 2000 रुपये का तो रूम दोगे ना, तो 2250 पर डे। 11 का दोगुना 22, 1100 का तो होगा नहीं, ठीक है। 11 का दोगुना कर दो 2200 और 50, 2200, ये हो गया होटल का। और 12 एंड 13 का आप 2250 का दोगुना कर दो 4500 पर डे। और मैक्सिमम जो है वो 7500 पर डे हो गया, ठीक है, राइट। और फूड का और भी आसान है। फूड में 5 एंड बिलो वाले को 500, 6 से 8 वाले को 800, 8 है ना यहाँ पे, सो 800, 5 एंड बिलो वाले को 500। बट यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, 9 से 11 में हम 9 को देखेंगे 900, और इसी तरह से ही 12 से 13 के बाद 1000, 14 एंड अबो को 1200। एक क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता है कि एसी टैक्सी किस लेवल से शुरू हो जाती है। देखो 12 एंड 13 पे एसी है, 9 टू 11 में नॉन एसी है, ठीक है। तो एसी शुरू होती है 12 एंड 13। सो इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। एसी है ना, ऐसे बोलते हैं ना, एसी से बाहर आ, तो 12, राइट। सो 12 से एसी टैक्सी शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो ये जो एंटाइटलमेंट्स ऊपर बताई है ना, इनको रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इनसे मुझे कम ही चांसेस लग रहे हैं क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। बट आप एक नज़र मार के रखें। और ये एंटाइटलमेंट जो है ना, ये जो है ना 25% इंक्रीज़ कर जाएगी जैसे डीए बढ़ेगा, और ये ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ठीक है।
सो ये भी आपको एक बार ध्यान रखना है, बट आप चिंता ना करें, इसकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे। होटल चार्जेस का इन्होंने बोला है कि लेवल 8 से नीचे वाले जो अधिक कर्मचारी है ना, लेवल 8 एंड बिलो, यानी ये मान लो एसओ एंड बिलो। एसओ लेवल 8 पे होता है, 10 पे भी होता है, बट यूजुअली 8 पे ही होता है। एसओ, डबल एओ, जाओ, ठीक है, ये सारे आ गए इसमें। हम लोग सारे जितने भी सीआरई से सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको होटल चार्जेस रीइंबर्स कराने के लिए कोई वाउचर देने की नीड नहीं है, ठीक है, इतना याद रहेगा। और हमने लिमिट्स देखी थी ना, जैसे लेवल 6 से 8 का है अगर कोई तो 750 मिलता है, बट जो एक्स सिटी है ना उसके लिए फ्लैट 1000 रुपये बोला हुआ है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जाओगे तो 1000 रुपये तो लगेंगे ही ना, आप इतना ध्यान रखो, मिनिमम 1000 इतना अलाउड है, बट वाउचर देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जगह पे वाउचर अलाउड नहीं, नीड नहीं है वाउचर देने की लेवल 8 एंड बिलो को, फाइन। ग्रुप बी वालों को मान लो, बी एंड सी को, क्योंकि लेवल 8 के बाद फिर ग्रुप ए शुरू हो जाता है, ठीक है, उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनको रीइंबर्समेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि देखा था ना हमने, 9 से 11 में सीधा 2250 पहुंच जाता है, 6 से 8 में वो 750 था, ठीक है, ये सीधा जंप है, तो यहाँ वाउचर देना पड़ेगा। इनको वाउचर वूचर की कोई नीड नहीं है, बस डिक्लेरेशन दे दो अपनी, ठीक है, सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम देना होता है बस। और वो जो लिमिट्स हमने देखी है ना, एंटाइटलमेंट्स, वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, यानी टैक्सेस बाद में अगर जुड़े हैं ना तो वो भी रिम्बर्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होटल के लिए 8 से नीचे वालों को नहीं है, और ट्रैवलिंग के लिए लेवल 11 एंड बिलो को कोई वाउचर की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेचारे नॉन एसी में ट्रैवल करते हैं 11 एंड बिलो वाले। तो टैक्सी हमने देखा था ना, एसी एसी टैक्सी, एसी से बाहर आ 12 है ना, यहाँ से एसी शुरू हो जाता है, तो इनको वाउचर देने पड़ेंगे। 11 एंड बिलो को कोई वाउचर की नीड नहीं, क्योंकि ये बेचारे नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, याद करने का तरीका है ये, है ना। अच्छा, हमने ये तो टैक्सी वगैरह की बात की। कोई बंदा अगर पैदल चलेगा तो उसको 12 रुपये पर किलोमीटर मिलेंगे, है ना। इसको भी याद करने का यही तरीका है, फुट पे चल के बाहर आ, ठीक है, 12 रुपये पर किलोमीटर, ईजी है याद करना। और अगर फ्री बोर्डिंग लॉजिंग दी जा रही है और उसके बावजूद भी आपने कोई खर्चा किया है तो वो भी रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। और अब हमने ट्रैवलिंग का देख लिया है, अब हम देखते हैं खाने का क्या रहेगा, फूड चार्जेस। तो फूड बिल्स वगैरह सेपरेटली रीइंबर्स नहीं करे जाएंगे, ये जो हमें ऊपर डीए की एक लमसम अमाउंट मिलेगी ना, जो जैसे लमसम में होटल हो गया प्लस जो खाने का हो गया, है ना, फूड, ऊपर हमने देखा था ना टेबल में, वो जो लमसम मिलेगा ना उसी का ही एक परसेंटेज दे दिया जाएगा बेस्ड ऑन टाइमिंग, ठीक है, वो इस टेबल के हिसाब से होगा। अगर मान लो आप टूर पे गए हैं जो 6 घंटे से कम का है तो 30%, है ना, ऑफ लमसम अमाउंट। ऊपर लमसम देखा था ना हमने, ठीक है। और अगर 6 से 12 घंटे का अगर एब्सेंस तो 70%, 30, 70, 100 ऐसे याद रखो, 6, 12, 12 से अबो। देखो ऐसे ट्रैवल करना, यहाँ से टूर शुरू हुआ, ये पहले 6 घंटे, ये 12 घंटे हो गए, और ये पूरा दिन यहाँ पे हो जाता है, तो ये 12 घंटे। इससे ऊपर है तो आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपने पूरा दिन से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगा दिया, आधा दिन, यहाँ आधा दिन हो जाता है ना,
या 100% मिल जाएगा आपको। और 6 घंटे अगर आपने लगाए हैं तो ये देखो 1 2 3 1/3 हो गया एक तरह से, यानी 30%। और यहाँ 60 होगा या 70, यहाँ 70% अगर आपने 6 घंटे से ज़्यादा लगा दिया तो, ठीक है। सो ये एक तरह से याद रखना है आपको। ये 100% किसका मिलेगा, लंप सम अमाउंट फूड बिल का, ठीक है। एक एमसीक्यू और यहाँ बनता है कि जो अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर है, ये जो 6-12 वाली, ये कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। ये होती है मिडनाइट टू मिडनाइट, है ना। मिडनाइट होते हैं ना, रात को 12 बज जाते हैं जो, वहाँ से कैलकुलेट होगा। मिडनाइट टू मिडनाइट का मतलब ये है, ये मान लो मिडनाइट है, 0 आवर जिसको कहते हैं, है ना। यहाँ सुबह शुरू हो जाती है इस तरफ, इधर नाइट होती है, ठीक है। सो इस पूरे साइकिल में कहीं भी अगर कोई बंदा अब्सेंट रहा हो ड्यूटी से, तो वो मान लिया जाएगा। ड्यूटी से अब्सेंस रहा हो तो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ ड्यूटी आवर्स इसमें नहीं आते हैं, कभी भी जाना पड़ सकता है ना किसी एम्प्लॉय को, इसलिए ये मिडनाइट टू मिडनाइट, क्योंकि डे यहीं तो से तो शुरू होता है, 0 से 0 आवर्स से। सो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, सो लोकल जर्नी की हम बात करते हैं। लोकल जर्नी यानी ये मान लो सिटी है या आपका ऑफिस है, सिटी के अंदर ही आपको कहीं और जगह जाना है ड्यूटी के रिगार्डिंग, तो इसे लोकल जर्नी कहते हैं। इसमें डीए जो होता है ना, वो हाफ रेट पे मिलता है, ठीक है। डीए हमने देखा था ना, इसमें हमारा फूड आता है, होटल आता है और टैक्सी, ठीक है। हाफ रेट पे मिलेगा लोकल जर्नी में। और जो ड्यूटी के दौरान ही बंदा मान लो रास्ते में कहीं फंस गया है, उस केस में भी डीए एडमिसिबल होता है, क्योंकि बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, तो उसकी गलती नहीं है ना, तो वो वहाँ फंस जाएगा, फंसेगा तो फिर डेली अलाउंस देना पड़ेगा उसको। वहीं डीए इस केस में भी कोई डिस्टरबेंस वगैरह हो गया, कर्फ्यू वगैरह लग गया, तब भी डीए दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्या संडेज और हॉलीडेज पे डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। मान लो कोई बंदा लंबे टूर पे गया है और वहाँ वो संडे या हॉलीडे मना रहा है, तो कोई डीए नहीं दिया जाएगा। बट हाँ, संडे और हॉलीडे के दौरान भी अगर वो कैंप पे है, काम कर रहा है, मान लो कोई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिसर है, वो संडे को भी काम कर रहा है अपना सर्वे का, तो उसको डीए दिया जाएगा, अदरवाइज़ डीए नहीं दिया जाएगा। मान लो उसने टूर के दौरान कोई छुट्टी ले ली या आरएच ले ली, तो भी कोई डीए नहीं दिया जाएगा। यानी टूर के दौरान भी वो काम कर रहा होना चाहिए, तभी उसको डीए मिलेगा। अगर वो हॉलीडे मना रहा है, अगर वो संडे आ रहा है, संडे में कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर उसने लीव ले ली है, छुट्टी ले ली है, तो भी कोई डीए नहीं मिलेगा, ठीक है। सरकार का काम कर रहा होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो डियरनेस अलाउंस देती है सरकार, वो कब तक मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ 180 डेज़ के लिए, यानी 6 महीने के लिए। 6 महीने से ज़्यादा का अगर हॉल्ट है ना तो उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाता है, तो डीए की ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो ट्रांसफ़र की कैटेगरी में काउंट होगा। सो ये हमें 180 डेज़ की लिमिट याद रखनी है कि फुल डीए जो है ना, वो फर्स्ट 180 डेज़ के लिए ही मिलता है सिर्फ। ओके, सो अब देखते हैं टीए ऑन टूर। सो टीए में ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना, डेली अलाउंस भी आता है, ठीक है। और फेयर हमने देखा ही था, किराया, यानी रेल, रोड, एयर, सी, किसी भी मीन से गया हो, ट्रेन से गया हो, हवाई जहाज से गया हो, वो किराया मिलेगा। और रोड माइलेज मिलेगी लोकल जर्नी के लिए। इसमें बेसिकली जो हमारा टैक्सी, ऑटो वगैरह होता है ना, ये काउंट होगा इसमें, ठीक है। फिर ये एंटाइटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
पहले हम देखते हैं 14 एंड अबो और 5 एंड बिलो। लेवल 5 से नीचे वाले जो है ना, यानी ग्रुप सी वाले बंदे, ग्रुप सी हो गया ना, इनको तो मिलेगा एसी थर्ड क्लास, थर्ड एसी, या एसी चेयर कार बाय ट्रेन, ठीक है। और जो 14 एंड अबोव है, ये प्रीमियम सबसे बड़ा हो गया, ये जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल होता है, ये बहुत सीनियर लोग होते हैं। तो इनको मिलेगा बिजनेस क्लास या क्लब क्लास बाय एयर, और फर्स्ट एसी मिलेगा। यहाँ फर्स्ट एसी, यहाँ थर्ड एसी, यहाँ बिजनेस या क्लब क्लास, यहाँ कोई हवाई जहाज़ वाला मामला ही नहीं है, ठीक है। हवाई जहाज़ शुरू होती है लेवल 6 से। यहाँ मिलेगी इकोनॉमी क्लास, यहाँ भी इकोनॉमी क्लास, यहाँ बिजनेस क्लास, ठीक है। हवाई जहाज़ का तो यहाँ आसान है, इकोनॉमी इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ है ही नहीं, और यहाँ बिजनेस क्लास, ठीक है। और जो ट्रेन का है वो यहाँ फर्स्ट एसी है, यहाँ थर्ड एसी है, ठीक है। और 6 से 11 में भी सेकंड एसी, बट यहाँ भी फर्स्ट एसी है, यहाँ दोनों में फर्स्ट एसी है, ठीक है। सो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 5 एंड बिलो वाला तो हमें याद ही है, इसमें तो सबसे लोवेस्ट है, और हवाई जहाज़ है ही नहीं, ठीक है, ये तो हटा दो आप। 14 एंड अबव सबसे बड़ा है, सबसे सीनियर लोग हैं, तो ये भी आप हटा दो इसमें, क्योंकि बिजनेस क्लास आ गई हवाई जहाज़ में और फर्स्ट क्लास एसी आ गया, ठीक है। यहाँ तो अपने को डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं 6 से 11 में। यहाँ हवाई जहाज़ का तो दोनों में क्लियर है, इकोनॉमी इकोनॉमी, ठीक है। कन्फ्यूज़न आपको ट्रेन में आ सकता है, ट्रेन में ना इन दोनों को ही फर्स्ट एसी है, ये याद रखना है बस। 6 से 11 में सेकंड एसी हो गया, बस ख़त्म बात। सो मोटा मोटी बात यह है कि 12 एंड अबोव को हमें दी जा रही है फर्स्ट एसी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रीमियम तत्काल, दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, सुविधा, ये जो सारी प्रीमियम ट्रेनें हैं, क्या ये भी अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। ये देखो 12 एंड अबोव को अलाउड है, ये याद रखना है, ठीक है। बाकियों का तो ये सेम ही है, 6 से 11 में सेकंड क्लास, 5 एंड बिलो में थर्ड क्लास, फाइन। सो 12 एंड अबोव इनको फर्स्ट क्लास में अलाउड है, और एकदम शताब्दी हो, राजधानी हो, सब अलाउड है, फाइन। और हवाई जहाज़ की बात करें तो 14 एंड अबोव को प्रीमियम अलाउड है एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस क्लास 14 एंड अबोव। ट्रेनों में 12 एंड अबोव से शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या तेजस में भी ट्रैवल कर सकते हैं? तेजस यानी प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा जो चलाई जा रही है ना, तेजस, हाँ अलाउड है बिल्कुल, पर लेवल 12 एंड अबोव। और हवाई जहाज़ में क्या है, 14 एंड अबोव पे बिजनेस क्लास मिलती है, बाकी नीचे हैं उनको इकोनॉमी क्लास, और 5 से नीचे तो हवाई जहाज़ में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, मान लो किसी को कहीं जाना है एम्प्लॉय को, और सीट्स उसकी क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो क्या, मान लो वो एसी सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल है, अपनी कैटेगरी में उसकी अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो हायर वाली बुक करेगा या नीचे वाली? ऑफ कोर्स नीचे वाली, क्योंकि सरकार ऊपर तो जाने नहीं देती है ना, कम से कम खर्चा करवाना चाहती है, इसलिए क्लास बिलो देयर एंटाइटल क्लास, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि जो प्लेसेस रेल द्वारा कनेक्टेड नहीं हैं वहाँ पे एसी बस किसको अलाउड है? एसी बस उन्हीं को अलाउड है जो एसी सेकंड टीयर वाले हैं, थर्ड टीयर वालों को कोई एसी बस अलाउड नहीं है, ठीक है। थर्ड टीयर किन को मिलती है? लेवल 6 से नीचे वाले, ग्रुप सी वाले बेसिकली, ठीक है।
ये हमने देखा था ना, यहाँ 6 से स्टार्ट हो जाता है एसी सेकंड क्लास, 5 एंड बिलो को थर्ड क्लास। तो ये जो लोग हैं ना 6 से ऊपर वाले, ये एसी बस ले सकते हैं अगर कहीं ट्रेन अवेलेबल नहीं है किसी रूट पे, तो एसी बस से ये लोग जा सकते हैं। 5 से नीचे वाले जाएंगे ऑर्डिनरी या डिलक्स, ठीक है। अच्छा, जहाँ ट्रेन अवेलेबल नहीं है वहाँ तो हमने बस ले ली, क्या जहाँ पे रेल अवेलेबल है क्या वहाँ बस से जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, बट रीइंबर्समेंट जो है ना, टोटल फेयर, वो ट्रेन वाले फेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपनी एंटाइटल क्लास में, ठीक है। इतनी सी बात है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक एक एमसीक्यू है ये, ठीक है, तो इनको ध्यान याद रखना है हमें। इंटरनेशनल ट्रैवल का थोड़ा सा अलग है। इंटरनेशनल में ऑफ कोर्स जहाज़ से ही जाएंगे, ठीक है। तो जहाज़ में जो 13A एंड बिलो वाले हैं वो तो जाएंगे इकोनॉमी में, 14 to 16 वाले जाएंगे बिजनेस में या क्लब में, और 17 एंड अबव जाएंगे फर्स्ट क्लास में। ये बहुत हाइयर क्लास हो जाती है फर्स्ट क्लास। और 17 में कौन आता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये जाएगा, इसको याद ऐसे भी रख सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी अपने आप में फर्स्ट है, सबसे टॉप अधिकारी हो गया ना, तो ये जाएगा भी किस में? फर्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो लेवल 14 पे जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ये जाएगा बिजनेस से 14 में, ठीक है। और 13A से नीचे वाले जाएंगे इकोनॉमी में। जो पानी वाले जहाज़ हैं उनकी एंटाइटलमेंट यहाँ पे दी हुई है। अंडमान निकोबार के अलावा जो जगह है वहाँ पे तो ये एंटाइटलमेंट्स हैं। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो अपने जहाज़ चलाती हैं, तो उनकी एंटाइटलमेंट अलग है। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। ओके, सो फिर जो रोड से जर्नी करते हैं ना, उसके लिए हमने देखा था माइलेज अलाउंस मिलता है हमें, माइलेज अलाउंस, क्योंकि रोड पे जो डिस्टेंस जो निकाला जाता है ना, माइल्स, किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है, इसलिए माइलेज अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। सो ये भी लेवल्स के हिसाब से होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं, ठीक है। 14 और अबोव का दिया हुआ है, यहाँ 6 से 13 का दिया हुआ है। और यहाँ 4 एंड 5, 3 एंड बिलो, 3 एंड बिलो 3 एंड बिलो वालों को ऑर्डिनरी बस ही अलाउड है सिर्फ, ठीक है। 4 एंड 5 वालों को एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, बस एसी नहीं होनी चाहिए वो। और 6 से ऊपर वालों को एसी बस अलाउड है, बस यहाँ एसी टैक्सी नहीं अलाउड, यहाँ एसी टैक्सी अलाउड है 14 से ऊपर, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबोव, ठीक है। ऑटो रिक्शा का यहाँ आसान है, सबके लिए प्रेस्क्राइब्ड रेट जो भी होंगे वो मिल जाएंगे, इनको भी सबको मिल जाएंगे। दिख रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस बस वाला अलग है। बस में 3 एंड नीचे वालों को ऑर्डिनरी बस, ठीक है। 4 एंड 5 वाले जो है ना, यूडीसी और इससे ऊपर 5 वाला, उनको एसी बस अलाउड नहीं है बस, ठीक है। बाकियों को एसी बस अलाउड है ऊपर वालों को, और 14 एंड अबोव वालों को तो एसी टैक्सी भी अलाउड है, ठीक है। और यहाँ 6 से 13 वालों को टैक्सी अलाउड है, बट एसी टैक्सी नहीं अलाउड। फाइन, आई नो ये लिमिट्स याद करना काफ़ी बोरिंग है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप याद करें अपने लेवल पे जितना भी हो सकता है, ठीक है। और ऊपर हमने ये देखा था ना, एट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा, और जहाँ प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहाँ
जो लगेगा ना वो लगेगा 24 रुपये पर किलोमीटर। हमने पैदल वाले का देखा था ना, बाई फुट अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको 12 रुपये दे रहे थे हम। बाय कार या टैक्सी करेगा तो 24 रुपये देंगे पर किलोमीटर के, 10 डबल। ठीक है, ये है कार या टैक्सी के। ऑटो रिक्शा और वगैरह के हम 12 रुपये देंगे। जितना पैदल वाले को दे रहे थे ना 12 रुपये, उतना ही हम इसका देंगे। कार या टैक्सी का डबल कर दो आप, 24 कर दो। ठीक है, 24 रुपये पर किलोमीटर। अच्छा, अगर आप जर्नी बाय तांगा वगैरह करते हो, जो आदमी खींचता है, या साइकिल रिक्शा है ना, इनको भी स्कूटर मोटरसाइकिल यानी 12 रुपये पर किलोमीटर दिया जाएगा। ठीक है, और हमने ऊपर देखा था ना कि जहाँ पे रेल वगैरह नहीं है वहाँ पे बंदा रोड से ट्रैवल कर सकता है, बस वगैरह से। तो उसमें किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ कन्वेंस के लिए कि कौन सा मोड मैं चुनूँ, वो अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है और उसको माइलेज अलाउंस दे दिया जाएगा। ठीक है, रोड माइलेज उसको दे दी जाएगी। माइलेज अलाउंस हमने यहाँ पे देखी थी, है ना। ये है एसी टैक्सी, बस, ऑटो रिक्शा, जो भी आपको लेना है। फाइन। क्वेश्चन आता है कि क्या क्या रीइंबर्सेबल है। रिजर्वेशन चार्जेस ये अलग से लिए जाते हैं, ये बंदा अपनी पॉकेट से क्यों भरेगा, साफ सी बात है ना, रीइंबर्स कर लिए जाएंगे। इंटरनेट या ई टिकटिंग चार्जेस, ठीक है, बिल्कुल कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टिकट वगैरह कलेक्ट करनी है स्टेशन पे जाके, उसका अगर चार्जेस लग रहा है वो भी रीइंबर्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो जनरल कॉमन सेंस की बातें ये याद रखें। एजेंसी चार्जेस लग रहे हैं, रीइंबर्सेबल है। कैंसिल करवानी पड़ी पब्लिक इंटरेस्ट में तो भी रीइंबर्सेबल है। सर्विस टैक्स वगैरह लग रहा है, ये भी रीइंबर्सेबल है। ठीक है, फैसिलिटेशन फ़ी, ठीक है, ये भी है। ओके, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर है, उसके साथ कोई एस्कॉर्ट जा रहा है या अटेंडेंट जा रहा है उसका ध्यान रखने के लिए, तो उसकी भी जो चार्जेस है ना, उसके लिए माइलेज अलाउंस जो है ना वो रीइंबर्सेबल है। सिर्फ माइलेज अलाउंस, ये याद रखना है। जो खाने का और रहने का खर्चा है ना, वो रीइंबर्सेबल नहीं है, वो तो उसके साथ ही रहेगा ना। सिर्फ माइलेज अलाउंस रीइंबर्सेबल है। फाइन। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, मान लो प्रोबेशनर्स हैं, ठीक है, वो जाते हैं ट्रेनिंग पे। और ये ट्रेनिंग जो है ना, ये फाउंडेशन ट्रेनिंग है, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले फाउंडेशन ट्रेनिंग। जैसे एसएससी के थ्रू एएसओ लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है ना, तो मान लो यहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, वो ज्वाइन करते हैं, अभी प्रोबेशन पे ही है ना 2 साल तक। यहाँ से मान लो उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग थी, तो इस पीरियड में उनको कोई भी टीए डीए कुछ नहीं दिया जाएगा, उनको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा सारा कुछ। डेली अलाउंस में ही नहीं मिलेगा, ना ही टीए मिलेगा, नो टीए डीए। ओके, यहाँ से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो आना होगा ना, 1 वे, इसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब ड्यूटी ज्वाइन करना है तो इसका पैसा मिल जाएगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के जहाँ इनकी ड्यूटी है वहाँ तक। बाकी सारा इनको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ये बड़ी ही इनके साथ नाइंसाफ़ी है एक तरह की। फाइन। तो प्रोबेशनर्स के साथ थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, मान लो मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं किसी कंपटीशन में या इवेंट्स में जा रहा हूँ, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा में। सो मुझे बिल्कुल मिलेगा, मेरा जो जर्नी है टूर की तरह ही माना जाएगा। ठीक है, एज ड्यूटी ही ट्रीट किया जाएगा अगर मैं इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है CCSCSB, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई होता होगा। ठीक है, और अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स में कर रहा हूँ, अगर टूर्नामेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं,
सो वो भी रीइंबर्स एज़ पर टीए रूल्स कर दिए जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पर हाँ, वो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का स्पोर्ट्स इवेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बाय एयर अगर जर्नी करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। देखो, एयर ट्रैवल के लिए जो सेक्रेटरीज है ना, वो ऑथराइज़ कर सकता है एयर ट्रैवल, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो फंड्स अलॉटेड में रखा जाए। तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है, सेक्रेटरी ऑथराइज़ करेगा। और अगरतला से कोलकाता जाना है अगर, फिर तो एयर से ही ट्रैवल करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ जाता है ना, कुछ कुछ ऐसे। यहाँ अगरतला है, यहाँ कोलकाता है, तो ये कैसे यहाँ से घूम के जाएगा? इससे बेटर है यहाँ से सीधा एयर से जाए। और बाकी के केसेस में सेक्रेटरीज जो है ना, वो ऑथराइज़ कर सकते हैं एयर ट्रैवल, ठीक है। नॉन एंटाइटल्ड लोगों की हम बात करें, एंटाइटल्ड है वो तो जा ही सकते हैं ना। एंटाइटल्ड आपको पता ही है, 6 से ऊपर ऊपर एंटाइटल्ड क्लास है। एयर से ट्रैवल बिल्कुल किया जा सकता है 6 से ऊपर ऊपर, बट सेक्रेटरी ऑथराइज़ करेगा तभी कर सकते हैं 6 से अबव वाले। 6 से ऊपर वालों को इकोनॉमी क्लास अलाउड है ना, और बिजनेस क्लास कितने से ऊपर अलाउड है? ये एंटाइटलमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, 14 से ऊपर वालों को बिजनेस क्लास अलाउड है, ठीक है। और बाहर इंडिया के आपको पता है फर्स्ट क्लास आदमी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी 17 से ऊपर। और बिजनेस सेम ही है, 14 से ऊपर। इकॉनमी 13 से नीचे, बाकी सारे इकॉनमी में जाएंगे, इंटरनेशनल में। सो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। कोई मंत्री है मान लो, ठीक है, उसको बाय एयर ट्रैवल करना है, तो उसका एक पर्सनल स्टाफ जो है ना, वो उसके साथ जा सकता है, कोई इशू नहीं है, भले ही वो नॉन एंटाइटल्ड क्यों ना हो। मान लो लेवल 4 का कोई स्टेनोग्राफर है, तो वो इस मंत्री के साथ जा सकता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि एंटाइटल्ड नहीं है ना ये। वैसे ही कोई वीआईपी या फॉरेन डेलीगेशन है, उसके साथ भी एक नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर जा सकता है। इसकी परमिशन कौन देगा? फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी एफए। एफए बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये कहेगा। और एक से ज़्यादा को जाना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी। देख रहे हो, एफए के बाद सीधे मिनिस्ट्री आ रही है। एफए बहुत बड़ी पोस्ट है, एफए के बाद सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक से ज़्यादा बंदे जाने हैं अगर, ठीक है। और स्पोर्ट्स इवेंट देखी थी हमने कि कोई बाहर जा रहा है इंटरनेशनल, मान लो कोई ओलंपिक वगैरह खेलने जा रहा है, तो उसके साथ स्पोर्ट्समैन जाएंगे, मैनेजर्स, कोचेस, मसाज करने वाले, डॉक्टर्स, ये सारे इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 स्पेशल केसेस याद रखने हैं आपको। एक तो मंत्री वाला, एक वीआईपी या फॉरेन डेलीगेशन, और एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो। फाइन, सो ये सारे अलाउड है। ट्रैवलिंग अलाउंस इनको बाय एयर का मिलेगा, ठीक है। ये एंटाइटल क्लास हम देख चुके हैं, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। और टिकट्स कहाँ से परचेज़ करनी है? हमने एलटीसी वाले में देखा था, बालमर लॉरी, अशोक ट्रैवल्स और आईआरसीटीसी, ठीक है। हमने देखा था ना, कोई शॉक लगता है तो हमें बाम लगानी पड़ती है, अशोक, बामर, और आईआरसीटीसी तो है ही है। यहीं से ही हम टिकट परचेज कर सकते हैं। और टिकट्स कितने दिन पहले बुक करनी है? 21 डेज प्रायर। ये एमसीक्यू बन सकता है। ओके, मान लो ऊपर जो हमने 3 एजेंट्स देखे थे ना, बालमर लॉरी, अशोका और आईआरसीटीसी, इनके अलावा अगर कहीं से बुक कराना पड़ता है तो इसकी ऑथराइजेशन कौन देगा? एक तो एफए देगा,
या फिर एचओडी देगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का। जॉइंट सेक्रेटरी हमने देखा था ना, लेवल 14 का आदमी होता है ये। और ये हेड किसको करता है, विंग को, ठीक है। और एफए भी 14 का ही होता है, कुछ जगह 13 का भी होता है। तो ये बहुत सीनियर लोग होते हैं। जेएस, सीनियर आईएएस जेएस बनता है, और सीनियर अकाउंट सर्विस से आने वाला बंदा एफए बनता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो ये अथराइज़ करेंगे कि भाई कहीं और से भी करवा लो, इन तीनों के कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो कोई बंदा बोर्डिंग पास सबमिट नहीं कर पाता है टीए बिल के साथ, तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है और उसको काउंटर साइन करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर, नॉट बिलो द लेवल ऑफ 10। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रख सकते हो आप। बोर्डिंग पास ना भी दे पाए तो भी कोई इशू नहीं है। मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है बुकिंग वगैरह के लिए। क्रेडिट कार्ड पे हमें पता है ना डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसका एक मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो भी रीइंबर्सेबल है विद द अप्रूवल ऑफ एफए। अब इस क्रेडिट कार्ड में कुछ जो क्या बोलते हैं, कुछ अवार्ड वगैरह भी आ रहे होंगे, कैशबैक्स वगैरह, तो वो गवर्नमेंट को ही डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने लेवल पे यूज़ कर रहा है उनको, ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के ही हैं कैशबैक्स भी। ऑल राइट। और पानी वाले जहाज़ की हम बात कर ही चुके हैं, उसकी ये एंटाइटलमेंट है। 9 से ऊपर हाईएस्ट क्लास, 6 से 8 के बीच लोअर, और ये आप आगे देख सकते हैं 3 एंड नीचे वालों को लोएस्ट क्लास मिलती है। और ट्रेन में हाईएस्ट क्लास लेवल 12 से शुरू हो जाती है ना, हमने देखा था। और हवाई जहाज़ में भी जो बिज़नेस क्लास है वो लेवल 12 से शुरू होती है, बाकियों को इकोनॉमी क्लास दी जाती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे 13 से नीचे वालों को इकोनॉमी, 14 से ऊपर वालों को बिज़नेस क्लास, ठीक है। सो हवाई जहाज़ में 14 से ऊपर वालों को हाईएस्ट क्लास मिलती है, यानी बिज़नेस क्लास। ट्रेन में लेवल 12 से ऊपर वालों को, ठीक है। और जो हमारा पानी वाला जहाज़ है उसमें लेवल 9 से ऊपर वालों को हाईएस्ट क्लास मिलती है, और 3 से नीचे वालों को लोएस्ट क्लास, ठीक है। हवाई जहाज़ में तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं ज़्यादा, यहाँ तो इकोनॉमी और बिज़नेस दो ही क्लास होती है, ठीक है। और बाय ट्रेन का हमने देखा ही था, 12 से ऊपर हाईएस्ट क्लास होगी फर्स्ट क्लास, और 5 से नीचे वालों को थर्ड क्लास, 6 से 11 वालों को सेकंड क्लास। और अंडमान निकोबार वगैरह ट्रैवल करना है तो फिर ये थोड़ा अलग है। 9 एंड, ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है, ये याद रखना है। 3 एंड बिलो के लिए बंक क्लास, 9 एंड अबो के लिए डिलक्स क्लास। बाकी ये देख ही सकते हो, फर्स्ट सेकंड, ये ऐसी कैटेगरी बांटी हुई है, फाइन। फिर हम बात करते हैं टीए फॉर लोकल जर्नी। अभी हम बात कर रहे थे कहीं दूर जगह पे जाके कोई ड्यूटी वगैरह करनी है, ठीक है। अब हम लोकल की बात करेंगे। मान लो दिल्ली है, ठीक है, सिटी के अंदर ही माना जाता है इसको, ठीक है। और ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है, बट होनी चाहिए विद इन द लिमिट्स ऑफ सबर्बन और अदर म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो लोकल जर्नी ये होगी, ये मान लो दिल्ली है पूरा, यहाँ उसका ऑफिस है, यहाँ इसको ड्यूटी करने के लिए फॉर द टाइम बीन जर्नी करनी पड़ रही है, तो ये लोकल जर्नी मानी जाएगी। बस ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। ये 8 किलोमीटर से ज़्यादा वाले को ही लोकल जर्नी माना जाता है, ठीक है। 8 किलोमीटर से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 8 किलोमीटर से कम क्या होगा वो आगे आएगा, ठीक है। और 8 किलोमीटर से
कि हमने बात की ना, इससे कम अगर ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर के अंदर ही, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किया है तो हो जाएगा, ऑटो वगैरह से किया है फिर नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये एक अजीब सी कंडीशन है, इसका कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। 8 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया है तो वो लोकल जर्नी मानी जाएगी। इसकी एंटाइटलमेंट्स हम देखते हैं अब कैसी रहती है। ओके, सो लोकल जर्नी का हम देख लेते हैं। लोकल जर्नी यानी 8 किलोमीटर से कम का ट्रैवल करना है और शहर के अंदर ही ट्रैवल करना है, तो उसके लिए माइलेज अलाउंस तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, जितना ट्रैवल किया है उसके हिसाब से। और फिर मुझे बताओ डेली अलाउंस कितना मिलेगा। डेली अलाउंस यानी खाने और रहने का, वो मिल जाएगा 50%। ठीक है, सिर्फ 50% मिलेगा हमें। और यहाँ भी इसके पास ऑप्शन है, या तो वो जो कन्वेंस यानी जिससे मोड ऑफ ट्रैवल जो उसका है उसके हायर चार्जेस दे सकता है, हायर किया होगा ना उसने, या जो नॉर्मल अपना टीए है, नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो ले ले। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, बट हमें ये याद रखना है, एमसीक्यू में आएगा कि लोकल जर्नी के लिए टीए कितना अलाउड है, क्या है उसका। तो माइलेज अलाउंस तो पूरा मिलेगा और डीए का 50%, है ना। टीए ऑन टूर में क्या था, टूर के केस में उसमें क्या था, माइलेज अलाउंस भी मिल रहा था प्लस डेली अलाउंस पूरा। ठीक है, बट यहाँ पे डेली अलाउंस का 50% मिलेगा, क्योंकि ये शहर के अंदर की बात हो गई ना। ठीक है, सो 50% मिलेगा। ऑलराइट, और माइलेज अलाउंस मैं एक बार आपको फिर से याद करवा देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे यूजुअली पब्लिक बस या टैक्सी या रिक्शा, ठीक है, ये सब था। फाइन। और लोकल जर्नी जो है वो बाय बस ही ट्रैवल करना है नॉर्मली, या लोकल ट्रेन्स या ऑन कन्वेंस। ठीक है, और टैक्सी वगैरह से अगर जाना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन में लेनी पड़ेगी सुपीरियर अथॉरिटी की, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, अगर मोर देन 1 ऑफिसर्स को डेप्यूट किया गया है ड्यूटी के लिए तो उनको हायर कर लेना चाहिए टैक्सी, शेयरिंग बेसिस पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने पहले ही आपको बताया 8 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई डिस्टेंस है तो वो पब्लिक कन्वेंस से परफॉर्म करनी है तो ही मिलेगा फाइन रीइंबर्समेंट। और हाँ, ये जो लोकल जर्नी है ना, इसमें बोला तो गया है बस वगैरह का, पर ये बस वगैरह से कोई नहीं जाता है। हर कोई अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन लेता है और टैक्सी स्कूटर वगैरह ये सब करवा के चला जाता है ना। यही होता है यूजुअली। और अगर कन्वेंस यानी मोड ऑफ आने जाने का जो साधन है कन्वेंस, वो फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है तो माइलेज अलाउंस मिलेगा नहीं, तो सिर्फ डीए ही मिलेगा। और डीए जो होता है ना लोकल जर्नी में, उसमें होटल वगैरह का खर्चा नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ खाने का खर्चा मिलता है, फूड का, और वो भी कितना, 50%। हमने देखा ना ऊपर, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, डीए फॉर लोकल जर्नी। लोकल जर्नी यानी बियॉन्ड 8 किलोमीटर, इसके लिए होटल मिलेगा नहीं। ठीक है, माइलेज अलाउंस जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, वो हमने ऊपर देखा ही था। ठीक है, और फूड चार्जेस ये मिलेंगे 50%, 50% ऑफ टूर। हमने ऊपर देखा था ना टूर में कितना मिलता है, उसका 50% मिलेगा। ठीक है,
और 50% तो मैक्सिमम है। यहाँ भी 50% तब मिलेगा जब 12 घंटे से ज़्यादा, यानी आधा दिन तो आपने लगा दिया है कम से कम, तो 50% मिलेगा। और अब्सेंस अगर आपकी 6 से 12 घंटे की तो 35%, 6 घंटे से कम तो 15%। ये लोकल जर्नी की केस। टूर में थोड़ा सा अलग था। टूर के केस में 12 घंटे से ज़्यादा है तो आपको 100% मिल रहा था, 6 से 12 है तो आपको 70 मिल रहा था, 6 से कम है तो 30 मिल रहा था, 30%, है ना। यहाँ पे सारा आधा आधा हो गया, 30 की जगह 15 हो गया, 70 की जगह 35, 100 की जगह 50। तो ये बात है लोकल जर्नी की। लोकल जर्नी में पूरा 50% हो जाता है, याद रहेगा। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये तो है ही, यहाँ पे ये जो 15%, 35% ये मिल रहा है, ये सिर्फ फूड चार्जेस का मिल रहा है, क्योंकि लोकल जर्नी है ना। और टूर पे जब हम जा रहे थे तो वो उसमें होटल चार्जेस भी था, ठीक है। सो बस टूर और लोकल में इतना ही फ़र्क है कि यहाँ होटल का नहीं मिलता, और फूड जो चार्जेस है वो 50% मिलते हैं मैक्स, अदरवाइज़ 15-35। 50% मिलेंगे, जो उसको टूर पे मिलने वाला था उसका आधा कर दो, उतना मिलेगा, ठीक है। टूर का हमने देख लिया, 12 घंटे से ज़्यादा है तो 100, और 6 घंटे से कम है तो 30, 6 से 12 है तो 70। ये हमारी टूर के केस में था। और लोकल के केस में इसका आधा कर दो, ख़त्म बात। सो ये हमारा डेली अलाउंस फॉर लोकल जर्नी पूरा हुआ, ठीक है। और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि ये जो डियरनेस, सॉरी, ये जो डेली अलाउंस है ना, ये सिर्फ 180 डेज़ के लिए मिलेगा। 180 डेज़ के बाद कोई भी डेली अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। ये 180 डेज़ यानी 6 महीने, याद रखना है अपने को। और ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में ये जो बिल वगैरह सबमिट करने हैं, क्लेम जो हमें सबमिट करना है, वो कितने दिन में करना है? डैट इज़ 60 डेज। जैसे ही आप अपनी जर्नी कंप्लीट करके आते हो, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ्स, ठीक है। सो LTC जो है ना, बाहर ट्रैवल करके आता है तो 3 महीने के अंदर अंदर देना होता है क्लेम। एडवांस लिया है तो 1 महीने के अंदर। ट्रैवलिंग अलाउंस में ये चीज़ 2 महीने है, ठीक है। LTC में 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना, LTC, तो 3, TA में 2 वर्ड आ रहे हैं तो 2, याद करने का तरीका है, फाइन। और TA ऑन रिटायरमेंट के केस में ये चीज़ 180 डेज यानी 6 मंथ्स। इसको भी याद करने का तरीका हमारे पास है। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने, ठीक है। याद हो गया, ख़त्म बात। और मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स ने अलग अलग डेट पे ट्रैवल किया है, तो जो ऑफिसर है गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके जो 2 महीने वो अलग काउंट होंगे। इसने मान लो अलग डेट पे किया है फैमिली ने, तो इसके 2 महीने अलग डेट से काउंट होंगे, ठीक है। ये अपना अलग अलग सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रेस्पेक्टिव डेट ऑफ ट्रैवल से, कोई इशू नहीं है। और जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ये कब से काउंट होगी? जिन ऑफिसर्स का कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है उनका तो काउंट होगा जब वो ट्रेजरी या कैश सेक्शन में सबमिट कर देंगे। और जिनका कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर है तो ऑफ कोर्स जैसे ही वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर या हेड ऑफ ऑफिस को देंगे तब से काउंट हो जाएगा, सिंपल बात। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, बट फिर भी देख सकते हैं हम। ये इसलिए होता है कि मान लो ये ऑफिसर है,
इसने अपने हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट कर दिया टाइमली क्लेम, 2 महीने का टाइम मिलता है ना। बट यहाँ से आगे जो ट्रेजरी, जहाँ पे पैसा रीइम्बर्स होना है, वहाँ तक जाने में मान लो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया, 2 महीने से ज़्यादा। तो इसमें एम्प्लॉई की गलती क्या है ना, इसकी कोई गलती नहीं है। तो इसका जो क्लेम सबमिशन है वो जिस डेट को इसने हेड ऑफ ऑफिस को दिया था वहीं से ही काउंट किया जाएगा, भले ये ट्रेजरी में 10 साल बाद गया हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर हमें कोई पूछ ले कि भाई जो ट्रैवलिंग अलाउंस का क्लेम था वो 1 साल से ज़्यादा तक ऐसे ही पड़ा रहा, उसका कुछ नहीं किया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड हुआ कि भाई जेन्युइन है ये क्लेम, तो फिर वो आगे भेज देगा और डिस्पर्सिंग अकाउंट ऑफिसर वगैरह इसको यूजुअल चेक के बाद रीमर्स कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये 1 ईयर इम्पॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, ये जो क्लेम है ना ट्रैवलिंग अलाउंस का, ये अगर ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा 1 साल तक, तो इसकी जांच करवानी ज़रूरी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ही अकाउंट ऑफिसर या डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है वो रिलीज़ करेगा पेमेंट। ओके, सो अब हम बात करते हैं, अगर ट्रेनिंग के लिए अगर हमें भेजा गया है कहीं, तो उस केस में क्या टीए की एंटाइटलमेंट्स हैं। सो प्रोबेशनर को तो हमने देखा था कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सीधी सी बात है। बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए टीए एंड डीए एज ऑन टूर, जो टूर पे हमने देखा था ना, वही सेम एंटाइटलमेंट रहेगी। और मान लो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ ट्रेनिंग हो रही है वहाँ कोई बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी नहीं दी हुई है, तो पहले 180 डेज़ के लिए पूरा डीए दिया जाएगा। डीए में हमें पता है ना, माइलेज अलाउंस भी आ गया, फूड भी आ गया, और होटल चार्जेस भी आ गए। ठीक है, ये पूरा दिया जाएगा फुल पहले 180 डेज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोर्डिंग और लॉजिंग प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, तो ये अपने लेवल पे बोर्डिंग यानी माइलेज अलाउंस, लॉजिंग यानी होटल, ठीक है, और फूड ये अपने लेवल पे करेगा। तो इसको पहले 180 डेज़ के लिए तो पूरा दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर जाता है तो उसको ट्रांसफ़र मान लिया जाता है, तो उसको फिर ट्रांसफ़र टीए दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र टीए हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र टीए बेसिकली उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। उसको एक ग्रांट दी जाती है जो 80% ऑफ हिज सैलरी बेसिक पे होती है ना। तो ट्रांसफ़र टीटीए उसको बोलते हैं। उसके कई कंपोनेंट होते हैं, एक तो सीटीजी होता है, मैंने बात किया 80% ऑफ बेसिक। एक कंपोनेंट उसका नॉर्मल हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। ठीक है, और भी आता है उसमें, पर्सनल सामान वगैरह ट्रांसफ़र करना, ये सब आ जाता है, पर वो ट्रेनिंग के दौरान तो ऐसा होगा नहीं, तो ये सब उसको दिया जाएगा अगर 180 डेज से ज़्यादा की ट्रेनिंग है। और फर्स्ट 180 डेज़ के लिए तो नॉर्मल जो हमारा डेली अलाउंस है वो दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और जहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग और खाने पीने का जुगाड़ है वहाँ पे थोड़ा अलग होगा। वहाँ पहले 30 दिन के लिए तो पूरा डीए दिया जाएगा। ठीक है, पहले 1 महीने तो पूरा दे दिया, उसके बाद के 150 डेज में हाफ कर दिया जाएगा। यहाँ फुल डीए पूरा 180 डेज मिल रहा था, यहाँ फुल डीए सिर्फ, अगर ये हम देख चुके हैं, अगर 180 डेज से ज़्यादा की अगर ट्रेनिंग है ना, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो टीए एज ऑन ट्रांसफ़र यानी टीटीए,
ये क्लेम कर ले, या नॉर्मल जो टी ए प्लस डी ए फॉर फर्स्ट 180 डेज ये क्लेम कर ले। ये उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। ओके, अब बात आती है, मान लो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कहीं और है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं और है, तो यहाँ के 180 डेज अलग होंगे, यहाँ के 180 डेज अलग होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे है, ठीक है, वो किसी और स्टेशन पे जाता है ट्रेनिंग वाले से टूर पे, ठीक है, तो उसको डीए तो मिलेगा, बट ये जो पीरियड है ना ट्रेनिंग से स्टेशन जाने वाला, ये भी उस 180 डेज की जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें काउंट होगा, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये 180 डेज से थोड़ा मुझे ज़्यादा दे दो पीरियड डीए का, ये अलाउड नहीं है। डीए की कैलकुलेशन में ये 180 डेज पीरियड में ये भी काउंट होगा, ट्रेनिंग से स्टेशन के दौरान, ये जो जहाँ ये टूर पे गया है ना, ये ऑन टूर है ये स्टेशन पे, सो ये भी काउंट होगा। सो जो ऊपर हमने बात की है ना टीएडीए की, वो बात की है मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी में कहीं ट्रेनिंग है, मान लो सेम ही सिटी में ये ड्यूटी पॉइंट है, ये ट्रेनिंग है, क्या यहाँ के लिए टीएडीए मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई टीएडीए अलाउड नहीं है अगर सेम ही सिटी में सारा कुछ है, हेडक्वार्टर पे अगर है ना, विद इन सेम अर्बन एग्लोमरेशन में है, ठीक है। ओके, सो ट्रेनिंग पे हमने डेप्यूट किया हुआ है बंदे को, तो एचआरए उसको कौन सा मिलेगा, जहाँ ट्रेनिंग पे गया है वो वाला या फिर अपने हेडक्वार्टर वाला? सो हेडक्वार्टर वाला मिलेगा, ट्रेनिंग पे जहाँ गया है वो वाला एचआरए नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट आता है, टीए ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र। टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है फॉर शॉर्ट पीरियड, जो 180 दिन से कम का है, ठीक है, 180 दिन से कम का है तो उसको टेम्परेरी ट्रांसफ़र, और इस केस में डीए जो है वो सिर्फ 180 डेज़ के लिए ही मिलेगा, जैसा कि हमने ट्रेनिंग में देखा था, है ना, शुरू के 180 डेज़ के लिए मिलेगा, और जो जर्नी है वो एज ऑन टूर ही ट्रीट की जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेरी ट्रांसफ़र का ये मामला है, इसमें जॉइनिंग टाइम भी नहीं दिया जाता, जो ट्रांसफ़र होती है ना उसमें जॉइनिंग टाइम भी दिया जाता है, यहाँ कोई जॉइनिंग टाइम भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ बस जो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम है ना, आने जाने का टाइम, बस उतना ही अलाउड है। जॉइनिंग टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जैसे 12 दिन का मिलता है यूजुअली, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जॉब को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो ये जॉइनिंग टाइम भी एडमिसिबल नहीं है। टेम्परेरी ट्रांसफ़र यानी कि 180 डेज से कम का पीरियड, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और आती है यहाँ पे, मान लो किसी को 180 दिन से ज़्यादा के लिए ट्रांसफ़र किया गया था और बाद में वो पीरियड घटा के 180 डेज से कम कर दिया, तो क्या उसके टीए क्लेम को कम किया जाएगा वापस? नहीं, ये नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय को नुकसान क्यों पहुंचाएं हम? शुरू में तो उसको नॉर्मल ट्रांसफ़र किया गया था ना, मोर देन 180 डेज़ के लिए, तो उसकी एंटाइटलमेंट जो भी होगी वो उसको दे दी जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। और फिर इसका उल्टा है जस्ट, कि शुरू में तो पहले 180 डेज़ के लिए किया गया, उसके बाद उसको 180 डेज से ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यानी अब टेम्परेरी ट्रांसफ़र नहीं रहा है, अब ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब वो ट्रांसफ़र टीए क्लेम करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी उसने जो टीए ड्रॉ कर लिया है ना, वो ट्रांसफ़र टीए जो भी निकालेगा ना,
वो उससे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो ट्रांसफ़र टीए ही ले पाएगा वो बस। और जो डियरनेस अलाउंस जो है ना, वो उसको सिर्फ उस डेट तक ही मिलेगा जब तक वो ऑर्डर इशू हो जाते हैं, यानी लगभग 180 डेज़ तक ही मिलेगा, यूँ मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद तो उसने ट्रांसफ़र टीए क्लेम कर ही लिया है, और ट्रांसफ़र टीए अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, फिर उसमें डीए वीए की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रांसफ़र टीए में एक सीटीजी का कंपोनेंट होता है, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, जो कि 80% होता है सैलरी बेसिक पे का, ठीक है। तो अब ट्रांसफ़र टीए मिल रहा है तो फिर डीए की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो डीए नहीं दिया जाता, फिर डीए ऑलरेडी मिल गया सो मिल गया, जैसे ही ऑर्डर इशू होंगे उसके बाद डीए बंद कर दिया जाएगा, फिर ट्रांसफ़र टीए दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, टीए ऑन ट्रांसफ़र। ये यूजुअली आप लोग अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो ऑलरेडी, और यहाँ एमसीआरई से लेट से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ड्यूटीज़ ऑफ ए न्यू पोस्ट ज्वाइन करने के लिए आओगे, तो आपको टीए ऑन ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। एक तो नई पोस्ट ज्वाइन करने के लिए, एक जिसमें हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। आप पहले दिल्ली थे, आपको चेन्नई भेज दिया, तो आप ट्रांसफ़र हो गया आपका, ठीक है। या आप नई पोस्ट ज्वाइन करते हो टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके, ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन यानी थ्रू प्रॉपर चैनल आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको ट्रांसफ़र टीए दिया जाएगा, ठीक है, नई ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ आपको ज्वाइनिंग टाइम भी दिया जाता है, वो हम ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉई खुद रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी ट्रांसफ़र कर दो किसी और जगह पे, तो क्या उस केस में उसको ट्रांसफ़र टीए मिलेगा? नो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट खुद ट्रांसफ़र करती है ना पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ही ट्रांसफ़र टीए अलाउड होता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बात आती है जिन एम्प्लॉयज़ का टेन्योर पूरा हो गया है, फुल टेन्योर एक जगह पे, वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो उनको टीए मिलेगा और ट्रांजिट भी मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिट मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिट यानी आने जाने का जो टाइम है बस वो मिलेगा, और टीए मिलेगा, ओके। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र टीए में आता क्या क्या है, ठीक है। ट्रांसफ़र तो हमारी हो गई है, अब हमें मिलेगा क्या क्या वो हम देख लेते हैं। एक तो हमें एक ग्रांट मिलेगी, ग्रांट फिक्स होगी, लंपसम, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, ये मिलेगी 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे में और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक पे ही आएगी, ठीक है। और अंडमान वगैरह से अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको 100% मिलेगा, 100% ऑफ योर बेसिक पे, ठीक है। तो सीटीजी हमें याद रखना है, डेट इज़ 80%, और ये तभी मिलता है जब आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा हो, यानी आपका रेजिडेंस पहले कहीं और था, अब कहीं और हो गया है। अगर रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है तो आपको कोई सीटीजी नहीं मिलेगा, ऑलराइट। और डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर होनी चाहिए दो स्टेशंस के बीच, ठीक है, तभी मिलेगा। अच्छा, मान लो डिस्टेंस 40 किलोमीटर है बट रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है, तो सीटीजी मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा, ठीक है। रेजिडेंस चेंज होना पहली कंडीशन है। मान लो 10 किलोमीटर ही है दूसरा स्टेशन जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, और रेजिडेंस भी चेंज कर लिया, तो क्या सीटीजी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये दो कंडीशन है, एक तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस दोनों स्टेशंस के बीच, और रेजिडेंस भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तभी ये जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट है, जो लंपसम अमाउंट है, ये मिलेगी। और क्या क्या मिलेगा?
खुद के ट्रैवल का और फैमिली के ट्रैवल का खर्चा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। खुद का सामान जो है, पर्सनल इफ़ेक्ट्स, उसका खर्चा भी मिलेगा। आपका कोई व्हीकल वगैरह है, कन्वेंस, उसका भी खर्चा मिलेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। और जो रेल से कनेक्टेड नहीं है वहाँ के लिए रोड माइलेज मिलेगा। रोड माइलेज हमने देखा ना, पर किलोमीटर के हिसाब से जो होता है, या बस टैक्सी वगैरह का खर्चा है वो भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि सीटीजी, खुद का और फैमिली का ट्रैवल का खर्चा, अपना सामान है पर्सनल इफ़ेक्ट्स उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, अपना व्हीकल कन्वेंस को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, और रोड माइलेज, ठीक है। ये सब मिलेगा हमें, 5 चीज़ें हैं इसमें। ये हुआ ट्रांसफ़र टीए, आइदर टू टेक अप ए न्यू पोस्ट और ट्रांसफ़र इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। और ट्रांसफ़र की जो डेट है उसके बाद उसके अगर कोई मेंबर नया आ जाता है तो उसको नहीं मिलेगा कोई भी फेयर वगैरह का, जर्नी का खर्चा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपनी फैमिली को पुराने स्टेशन पे ही छोड़ आया और खुद पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ आ गया। कारण ये है कि यहाँ अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, लेट्स से। तो अब यहाँ इसने पोस्ट ज्वाइन की, अब ये वापस जाएगा फैमिली को लेने, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो उसको ये एडिशनल ट्रैवल का एंटाइटलमेंट भी रीइंबर्स करवा सकता है ये, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी फैमिली उसको एकम्पनी नहीं कर रही है आते हुए वापस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन है बंदे के पास कि वो दोनों में से कोई भी चुन सकता है। एक तो ये कि पहली जर्नी जो उसने ज्वाइन करने के लिए जब आया था वो, और दूसरे राउंड में जब वो अपनी फैमिली के साथ आएगा वो, तो ये दोनों में से एक चुन सकता है वो, ठीक है। ओके, और अगर सेम स्टेशन पे ही ट्रांसफ़र हुआ है तो कोई टीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस नहीं है ना, और अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ है ड्यू टू ट्रांसफ़र ओनली, तो जो कन्वेंस का खर्चा है, ठीक है, रोड माइलेज, रोड से ही जाएगा ऑफ कोर्स बंदा, सेम स्टेशन पे ही है ना, सेम ही सिटी मान लो आप, ठीक है। और खुद का पर्सनल सामान जो है, पर्सनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा वो मिल जाएगा। और सीटीजी जो है वो 1/3 मिलेगी, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा तो सेम ही है, सारा खर्चा मिलेगा ही मिलेगा। सीटीजी 1/3 ऑफ 80% मिलेगी, 1/3, ठीक है, हाफ भी नहीं, 1/3, अगर सेम स्टेशन पे हुआ है ट्रांसफ़र और रेजिडेंस चेंज हुआ है, ठीक है। कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट है ना ये, ठीक है, ये 1/3 मिलेगी, ऑलराइट। और ये जो है ना सीटीजी 1/3 और ये कन्वेंस वगैरह का खर्चा, ये सब तभी मिलेगा जब चेंज ऑफ रेजिडेंस है। अगर रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नो टीए, ठीक है, नो ट्रांसफ़र टीए। और इसके अलावा ये जो 20 किलोमीटर वाली लिमिट है, 20 किलोमीटर से कम है तो भी कोई टीए नहीं मिलेगा। और अगर रेजिडेंस चेंज हुआ है तो पूरा ट्रांसफ़र टीए मिलेगा, और सीटीजी फिर 1/3 मिलेगा, ठीक है। टीए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो है ना 1/3 मिलेगा सीटीजी का। ट्रांसफ़र टीए में सारा कुछ आ जाता है, सामान वगैरह, कन्वेंस वगैरह, सब कुछ ट्रांसफ़र करना, बस ये 1/3 है। इन दोनों में फ़र्क क्या है?
ये तो है सेम स्टेशन में, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस 40 किलोमीटर भी तो हो सकती है ना इन दोनों के बीच, ठीक है। तो दिल्ली टू दिल्ली अगर ट्रांसफ़र हुआ है सेम स्टेशन पे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है। रेजिडेंस चेंज होना ज़रूरी है। बट मान लो ये एक अलग स्टेशन है, ये एक अलग स्टेशन है। मान लो ये कोई छोटा टाउन है, ठीक है, और ये कोई दूसरा टाउन है, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ अगर रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है तो कुछ नहीं मिलेगा, बट रेजिडेंस चेंज हुआ है तो सारा कुछ मिलेगा, बस CTG 1/3 मिलेगा, ठीक है। सो इन दोनों में फ़र्क यही है कि यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र टीए नहीं मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ खुद का और फैमिली का कन्वेंस का खर्चा और खुद का सामान ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। यहाँ पे फुल ट्रांसफ़र टीए मिल रहा है, यहाँ पे मतलब सारा कुछ मिलेगा, यानी अपना जो व्हीकल वगैरह है वो भी ट्रांसपोर्ट करने का भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। और CTG दोनों में 1/3 है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये लिमिट भी पूछी जा सकती है, नॉट मोर देन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस है ना, तो कोई टीए नहीं मिलेगा अगर रेजिडेंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से MCQs बनने की पूरी संभावना है। ओके, अब बात करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर डेट को हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, उसके 6 महीने, ठीक है, 6 महीने बाद यहाँ पे वाइफ का हो गया, यहाँ हस्बैंड का हुआ था, ठीक है। तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को मिलेगा फिर, ठीक है, ओनली 1। और 6 महीने के, सॉरी 6 महीने, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 6 महीने नहीं है, यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ हस्बैंड का हुआ, उसके 60 दिन बाद यहाँ पे वाइफ का हो गया, ठीक है। 60 दिन के बाद हुआ है तो पहले को पूरा, पहले को पूरा CTG मिल जाएगा और दूसरे को मिलेगा 50% ऑफ CTG, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, फाइन। और 60 दिन के अंदर अंदर हुआ है तो सिर्फ एक को ही मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट है। और यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं 6 महीने। 6 महीने के बाद अगर वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ है ना, या हस्बैंड का हुआ है, तो वो दोनों अपना अलग अलग क्लेम कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 60 दिन के बाद होता है तो एक को तो मिलेगा फुल CTG और दूसरे को मिलेगा 50%, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और दोनों का ही अगर 60 दिन के अंदर अंदर होता है तो सिर्फ एक को ही मिलेगा, ये 50% वाला है, ये एडमिसिबल नहीं है, एक को ही मिलेगा बस, किसी एक को, ठीक है, अगर 60 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र होता है दोनों का। यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, स्पाउज है इसमें और बच्चे हैं इसमें, ठीक है, और मैरिड डॉटर है अगर वो डिवोर्स्ड है, अबेंडेंड है, सेपरेटेड है, ठीक है, और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। इसमें पेरेंट्स भी हो जाएंगे, स्टेप मदर, अनमैरिड सिस्टर्स, माइनर ब्रदर्स, ठीक है, माइनर ब्रदर्स,
मेजर ब्रदर्स नहीं है इंक्लूडेड इसमें, है ना, और स्टेप फादर भी नहीं है इसमें, ये याद रखना है। और विडोड सिस्टर्स भी आ जाएंगी इसमें, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख सकते हैं। और डिपेंडेंट किसको कहेंगे, जिसकी 9,000 पर मंथ से कम की सैलरी है, जो कम कमाता है 9,000 से, ठीक है। और जर्नीज़ के लिए क्या इंटाइटलमेंट रहेगी, जो टूर के लिए हमने पढ़ी थी ना, सेम रहेगी, रेल, रोड, एयर, स्टीमर, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लिमिट भी दी हुई है, इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं कि जो फैमिली है ना, उनको यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलीव होता है, उससे पहले का 1 महीना, ठीक है, इससे पहले ट्रैवल नहीं करना है, यहाँ कर सकते हैं, और इसके बाद ये 6 महीने है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये लिमिट है, ठीक है। इसके बाद ट्रैवल अलाउड नहीं है, बस ये 7 महीने की ही विंडो है, इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ये बढ़वाना है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये मामला है। ये 6 महीने यहाँ भी आ रहा है, बाकी हर जगह 6 महीने 6 महीने ही आ रहा था, तो ये याद रखना ईजी है, 6 महीने की लिमिट है, ठीक है। 6 महीने हमने देखा था ना, 6 महीने से कम को हम टेम्परेरी ट्रांसफ़र मानते हैं, ठीक है, ओके। और ये एंटाइटलमेंट्स दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीटीजी तो देखो 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे है, सबके लिए सेम है, फाइन। और बाय रोड से सामान ट्रांसफ़र करने का देख लेते हैं क्या है। सामान, पर्सनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, जो ये शुरू के 2 वाले हैं ना, 6 से ऊपर वाले, उनको तो है 50 पर किलोमीटर, ठीक है, और लेवल 5 वालों को है 25 पर किलोमीटर, और 4 एंड बिलो के लिए है 15 पर किलोमीटर, 15, 25, 50। और ये जो लिमिट्स है ना, ये पूछी जाती है एमसीक्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और याद रखें। और कितना सामान ले जा सकते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। 6 से ऊपर वाले 6,000 किलो लेके जाते हैं, ठीक है, 5 वाले 3,000 किलो, 4 से नीचे वाले 1,500 किलो, इतना सामान लेके जा सकते हैं। 6 से 11 में ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 1 सिंगल कंटेनर अलाउड है, यहाँ 1 डबल कंटेनर 12 एंड अबव के लिए, ठीक है। इस कंटेनर याद रखना इजी है, देखो 6 से 11 यानी 1 सिंगल कंटेनर, 12 के केस में 1 डबल कंटेनर, याद रहेगा। और वेट का याद रखना है तो देखो 6 से ऊपर ऊपर वाले, ये है ना, 6 से ऊपर वालों का 6,000, 6 से 6,000, ठीक है। बाहर भी याद रहेगा अपने को, कंटेनर भी डबल या सिंगल, ये भी याद रहेगा, 1 डबल कंटेनर लेवल 12 एंड अबव, 1 सिंगल कंटेनर, ये हो गया 6 से 11 वालों के लिए। और बाकी के जो है ना, इनको आप 50-50 कर दो, लेवल 5 वाले कर 6,000 का आधा 3,000, फिर 3,000 का आधा 1,500, फाइन, ये याद रहना चाहिए हमें। सो हमने बेसिकली अपना सीटीजी भी याद कर लिया है 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। ये भार देख लिया है हमने, 6,000 किलो लेवल 6 से ऊपर,
बाकी आगे 50-50 करते जाओ। 3000, 1500, ये रेट देख लिया हमने। यहाँ पे लगेगा 50 पर किलोमीटर, क्योंकि यहाँ भार भी तो ज़्यादा है ना, 6000 किलो है यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्योंकि 1500 किलो है तो 15 पर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 6,000 है तो 50 पर किलोमीटर, 3000 है तो 25 पर किलोमीटर। ऐसे याद रखना है हमें। ठीक है, इसको याद करने का तरीका एक और हो सकता है। जैसे हम टैक्सी का कितना दे रहे थे, पैदल का हो या स्कूटर का हो उस या ऑटो का हो, वो हम दे रहे थे 12 रुपये पर किलोमीटर। तो यहाँ थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा ना लोअर लेवल वालों के लिए। ठीक है, 15 पर किलोमीटर। टैक्सी वगैरह का हम दे रहे थे 24 पर किलोमीटर, तो लेवल 5 वालों का 25 कर दो। सामान का थोड़ा तो ज़्यादा होगा। बाकी ये जो 6,000 के बड़े बड़े ट्रकों में जाएंगे तो ये आप 50 पर किलोमीटर याद रखो, जस्ट डबल कर दो इनका। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लें और इसको याद रखें। और ये वाले जो रेट्स हैं ना, ये अब रिवाइज हो चुके हैं, क्योंकि अब डीए जो है वो 50% से पार हो चुका है, तो आप 25% इनको बढ़ा दो। ठीक है, तो ये वाला जो रेट है 50, इसका 1/4 इसमें ऐड करोगे तो ये करीब करीब अपना 62 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना याद मत रखो, आप बस ये वाले लिमिट्स याद रखो, क्योंकि ये याद रखना आसान है। फिर इनके अंदर इनका 1/4 ऐड कर दो, ये भी 62 के आसपास होगा। इसमें 25 और 6 ये 31 हो जाएगा, ये 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिमिट याद रखो, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, ये तो बस अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये याद रहेगा हमें। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेंस, यानी अपना व्हीकल ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही किया जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल। सो 6 से ऊपर वाले जो है ना, वो कार भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 5 से नीचे वाले, 5 एंड 5 बिलो, ये सिर्फ मोटरसाइकिल कर सकते हैं। यानी ग्रुप बी वाले, ग्रुप बी आ जाता है ना 6 एंड अबव में, सो ये कार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ये जो कन्वेंस है इसको खुद ही चला के लेके जा रहे हैं, इट्स ओन प्रोपल्शन, तो जो ट्रैवलिंग का खर्चा है ना फैमिली वगैरह का, वो तभी मिलेगा वो अगर वो उस कन्वेंस में बैठ के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस कन्वेंस में ही बैठ के जा रहे हैं फिर तो उनको कोई खर्चा नहीं मिलेगा। फाइन, ओके, अब हम रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। सो कोई रिटायर होता है ना गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो कहीं सेटल होगा फाइनली रिटायरमेंट के बाद। अगर वो किसी और स्टेशन पे जाके सेटल होता है, मतलब जहाँ ड्यूटी कर रहा था ना उससे किसी और स्टेशन पे, ठीक है, तो उसकी एंटाइटलमेंट सारी सेम ही रहेगी, ट्रांसफ़र वाली ही। यानी उसको सीटीजी भी मिलेगा 80% और सारा कुछ मिलेगा, ट्रांसफ़र वगैरह, अपना फैमिली वगैरह का सब कुछ। ठीक है, और ये जो पैसा मिलेगा ये इसको यहाँ या तो अपने होम टाउन में जा सकता है या किसी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो भी उसने जहाँ भी जाने की, जहाँ भी सेटल होने की उसकी इच्छा, कहीं भी जा सकता है, फ्री है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि होम टाउन ही जाए। सो ये सब कुछ उसको मिलेगा। सेल्फ और फैमिली के लिए उसको जो भी ट्रैवल का खर्चा है वो मिलेगा, पर्सनल इफ़ेक्ट्स को ट्रांसफ़र करने का खर्चा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट करने का, और जो व्हीकल वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा मिलेगा। ठीक है,
और CTG उसको मिलेगा 80% ऑफ हिज लास्ट बेसिक पे। फाइन। और यहाँ पे एक बेसिक सी बात देखी हुई कि अगर रिज़ाइन कर देता है बंदा, डिसमिस कर दिया जाता है कंपल्सरी रिटायर, यानी पनिशमेंट के थ्रू, यानी होना ही पड़ेगा, ये पनिशमेंट है, ठीक है, इन केसेस में कोई भी टीए वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। और ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा की सर्विस दी है, ठीक है। और रिटायरमेंट के केस में थोड़ी टाइम लिमिट्स जो है ना वो अलग है। मान लो यहाँ पे वो बंदा रिटायर हो रहा है, तो इससे पहले वो रिटायर होने वाला बंदा लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लेता है, ठीक है। रिटायर होने से पहले ही वो लीव ले लेता है, उसको बोलते हैं LPR, लीव प्रिपरेटरी। उस पीरियड में वो एक कंसेशन ले सकता है, या उस जो रिटायरमेंट की डेट है उसके 1 साल तक, ठीक है। और बाकी जो ट्रांसफ़र वाले केसेस थे वहाँ कितना था, वहाँ था 6 मंथ्स, ठीक है। यहाँ 1 साल का टाइम मिल रहा है कि आराम से आप पूरा कंसेशन लो ट्रैवल टीए का, और बढ़िया अपनी जहाँ भी सेटल होना है वहाँ सेटल हो जाओ, ख़त्म बात। और एडवांस अगर आपको पैसा लेना है ना, तो वो आप लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के दौरान ही ले सकते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद जर्नी परफॉर्म की है तो आपको कोई एडवांस वगैरह नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बाद में रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा। अगर रिटायरमेंट के बाद 1 साल का टाइम मिलता है ना, उसमें अगर परफॉर्म करते हो जर्नी तो कोई एडवांस वगैरह नहीं मिलेगा। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विस में ही डाई हो जाता है, डिसीज्ड एम्प्लॉई है, तो उसकी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए जो एंटाइटलमेंट होगी वो रिटायरमेंट वाली ही सेम होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये फैमिली है, ये कहीं भी सेटल हो सकती है जहाँ भी ये चाहें, अपने होम टाउन में भी और रेजिडेंस पे भी। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख सकते हैं कि मान लो डेथ के दौरान कोई मेंबर ऑफ हिज फैमिली कहीं और था, यानी कि हेडक्वार्टर पे नहीं था, किसी और स्टेशन पे था, तो हेडक्वार्टर से होम टाउन भी आ सकता है और कोई भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट जो उसको क्लेम मिलेगा ना वो बस हेडक्वार्टर से होम टाउन या हेडक्वार्टर से रेजिडेंस जो भी हो, ठीक है, उतना ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट कैन बी सीन, इतना ही है। यानी कोई कहीं से भी ट्रैवल करे, जो फाइनल क्लेम होगा वो सिर्फ हेडक्वार्टर से लेकर फाइनल रेजिडेंस, वो रेजिडेंस भले ही होम टाउन हो या कोई और हो, ठीक है, इतना ही क्लेम मिलेगा। फाइन। और जर्नी 1 साल के अंदर अंदर कर लेनी है, जैसा कि रिटायरमेंट के केस में भी था। और ये वाली जो कंसेशन है ना, ये उन लोगों को, एक तो री एम्प्लॉयड को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि री एम्प्लॉयड ने ऑलरेडी, क्योंकि ये रिटायर्ड है तो ऑलरेडी ये बेनिफिट्स ले चुके हैं, ठीक है। और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे जो बंदे हैं, ठीक है, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी लीव पे ही हैं, ठीक है। तो इनको ट्रैवलिंग अलाउंस अलग से फैमिली को लेने की नीड नहीं है। और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा जिन्होंने 3 साल से कम की सर्विस की है, उनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और टीए का एडवांस जो है वो मैक्सिमम 3/4 ऑफ द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 3/4 हम ले सकते हैं।
यानी सरकार कहती है कि 4 में से 3 हिस्सा हम दे देंगे, कम से कम एक तो आप दो, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है कि भाई बंदा रिटायर हो रहा है तो एक हिस्सा तो दे ही सकता है, 3 हिस्से हम दे देंगे, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट दे देगी एडवांस का, एक हिस्सा तो आपको देना पड़ेगा। फिर एडवांस हम लेते हैं टीए ऑन टूर के केस में। टूर हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, तो उसके लिए 1 महीने का खर्चा जो होगा ना, उतना एडवांस आप ले सकते हो। ठीक है, 1 महीने में हमें क्या क्या मिलता है, डेली अलाउंस, फेयर्स, है ना, बोथ वेज का। ठीक है, और अगर प्रोलॉन्ज्ड टूर है, लंबा टूर है, तो हम 6 हफ्ते का जो हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा होगा वो ले सकते हैं। 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते यानी 6 साते 42, 42 डेज का, यानी 1 महीने में आप 12 दिन और जोड़ दो। प्रोलॉन्ज्ड है ना ये थोड़ा सा, प्रोलॉन्ज्ड यानी 2 वीक एक्स्ट्रा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने का खर्चा, यहाँ 6 हफ्ते, यानी 1 महीने में 2 हफ्ते और जोड़ दो। 2 वीक से ज़्यादा तो क्या ही प्रोलॉन्ज करेगा कोई। ठीक है, यहाँ पे कुछ FAQs दिए हुए हैं, इस पे आप नज़र मार सकते हैं। एक अच्छा FAQ आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ 1/3 ऑफ CTG विद इन द सेम सिटी। तो ये तभी होगा जब आपको एक्चुअल चेंज ऑफ रेजिडेंस होता है। ठीक है, इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो ट्रैवलिंग अलाउंस था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्टिंग है रूल, अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी, इसमें टर्म्स वगैरह हैं काफ़ी, इसमें नंबर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हमें याद करने हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम एक तो NPS हमारा पेंडिंग है, एक FRSR पेंडिंग है, और इसके अलावा हम कंप्यूटर पे क्लास करेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी हमारी चीज़ें हो जाएगी। FRSR हम 2 से 3 वीडियोस में कवर करेंगे, कोशिश करूँगा 2 वीडियोस में आ जाए, और ज़्यादा अगर टॉपिक्स हुए तो 3 वीडियोस लानी पड़ेंगी। कंप्यूटर हमारा 1 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 1-1.5 घंटे की। NPS भी छोटा सा है, ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 30 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो बाकी की वीडियोस का भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही कम्बरसम वीडियो ये रही है, तो आप पहुँचे हैं तो आपको बाकी वीडियोस का भी पता होना चाहिए। ये हमारा चैनल आप सर्च करेंगे आशीष सिहाग एनालिसिस, इसकी प्लेलिस्ट्स में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे CCS रूल्स प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पे क्लिक करें और सारी वीडियोस हमने डाली हुई है इस पर। लीव रूल्स, CCA रूल, GFR, और इसकी रिवाइज्ड वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर द मोस्ट व्यूड, इस पर सबसे ज़्यादा व्यू आए हैं, 26K। ऑफिस प्रोसीजर बहुत ही शानदार वीडियो है। CCS LTC रूल्स भी हमने कवर किया है, कंडक्ट रूल, CCS कंडक्ट रूल, PYQ भी हमने कवर किया है ना, और पेंशन रूल्स हमने 2 पार्ट में कवर किया, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, 2 पार्ट में हमने पेंशन रूल कवर किया। बहुत ही बड़ा टॉपिक था और बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। और फिर RTI एक्ट और GFR, हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं।
आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है, बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड या किसी और रूल से रिलेटेड। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपको अलविदा कहता हूँ। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड नाइट एंड गुड डे।